तो अभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को सिर्फ 4 काम करना है। वो 4 काम क्या करना है? एक काम करना है, दोस्त और दुश्मन की पहचान बताना है, गांव में जाके अपने लोगों को समझाना है, समझाने के बाद उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद सोशल नेटवर्क खड़ा करना है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का तीसरा उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन फैजाबाद की धरती पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी मूल निवासी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, इसमें तमाम विषय हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समय देना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बदौलत ही साथियों मैं उनको क्या सुनाऊं जिनके बदौलत आज मैं इस मंच पर बोल रहा हूं। साथियों, आप ही के माध्यम से मैं इस संगठन में जुड़ा और आज उनके सामने बोलने का अवसर है। लेकिन साथियों, कुछ बातें रखना बहुत जरूरी है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो साथियों ये पिछड़े वर्ग के लोगों का दायित्व है कि ये गांव-गांव जो भी यहाँ से संदेश मिले उस संदेश को गांव-गांव पहुंचाना है। साथियों, गांव-गांव क्या पहुंचाना है? तो सबसे पहला संदेश ये है कि इस देश में पिछड़ा वर्ग का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, ये बात समझाना है। अगर पिछड़ा वर्ग का दोस्त और दुश्मन कौन है, ये बात अगर लोगों के समझ में आ जाए तो पिछड़ा वर्ग भी अपना हक अधिकार पाने में सक्षम हो जाए। साथियों, अभी सोनी जी बता रहे थे कि साथियों आप जानो कि काका कालेलकर आयोग जो बना तो बाबा साहब उसके लिए कुर्बानी दिए। साथियों, आज ओबीसी का कोई भाई गांव में प्रधान हो और समाज के लिए उसको इस्तीफा देना हो तो आप मान कर चलिए कि वो प्रधान पद से इस्तीफा नहीं देगा। साथियों, अगर कोई विधायक मंत्री तो दूर की बात, प्रधान अपने समाज के लिए इस्तीफा नहीं देने वाला है। लेकिन बाबा साहब ओबीसी के हक अधिकार के लिए 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिए। साथियों, और जब इस्तीफा दिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर सताने लगा कि अब ये बाबा साहब अगर सदन में साइलेंट नहीं थे तो ये बाहर भी साइलेंट बैठने वाले नहीं, और बाहर साइलेंट नहीं बैठेंगे, अगर ओबीसी की जागृति करेंगे तो ओबीसी इनके साथ चला जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? ये जब डर सताने लगा साथियों, तो आप जानिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। लेकिन आयोग का चेयरमैन ओबीसी के लिए आयोग बना, लेकिन ओबीसी के आयोग का चेयरमैन काका कालेलकर को बनाया गया जो पूना के ब्राह्मण थे। ताज्जुब है, ओबीसी को अधिकार मिलना है, ओबीसी के लिए आयोग बना और आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? वो ब्राह्मण करेगा। और ब्राह्मण आप जानो कितने शातिर लोग होते हैं। काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट भी आया और उस रिपोर्ट में बहस तक सदन पे नहीं करने दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पर बहस भी नहीं हुआ। ये दोस्त दुश्मन की पहचान के लिए बातें इतिहास की बता रहा हूँ। आप जानो अभी हमारे लोग राजा राम सीताराम जपते रहते हैं, अभी राजा राम सीताराम जपते रहते हैं। राजा राम से पेट भर जाता है तो सीताराम को लाते हैं, और सीताराम से पेट भरता है तो पुनः राजा राम को लाते हैं। तो अभी 2024 सामने है, इसलिए आपको यह पहचान बताना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानिए काका कालेलकर आयोग पे बहस तक नहीं होने दिए सदन में। उसके बाद उनकी बिटिया आती है, बिटिया भी सदन में उस पर चर्चा नहीं करवाती, यहाँ तक अपना जान गंवाती है। लेकिन ओबीसी के लिए वो आयोग के सिफारिश को सदन में चर्चा नहीं होने देती। बिटिया के जाने के बाद जब उनका बेटा आता है, बिटिया का बेटा आ जाता है, तो बिटिया का बेटा भी जान गंवाता है। लेकिन आपके आयोग का सिफारिश सदन में चर्चा तक नहीं होने दिया जाता। इस बीच में मोरारजी देसाई गुजरात के प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी बना और क्या कहे कि मैं ओबीसी को हक अधिकार दूंगा और काका कालेलकर आयोग का सिफारिश लागू करूंगा। लेकिन मोरारजी देसाई गुजरात के ब्राह्मण और जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोरारजी देसाई क्या कहते हैं कि 1953 का रिपोर्ट है और आज 1977 है, एक काफी दिन बीत गए हैं, नया आयोग का गठन कर देते हैं। नया
आपका भी सिफारिश मंडल कमीशन का आया, लेकिन पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस पर चर्चा नहीं होने दी और अपना जान तक गंवा दी। साथियों, एक कांग्रेस के लोग आप जानिए इतने दिनों तक राज किए, लेकिन हमारे आयोग पे आप जानिए चर्चा तक नहीं होने दी। और उसके बाद आज बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। 2011 में ओबीसी के जात आधारित जनगणना के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में माननीय वाउन मेश्राम साहब 5 लाख लोगों को इकट्ठा किए, उधर इकट्ठा किए और जात आधारित जनगणना का मुद्दा पूरे देश में उठाए। और जब पूरे देश में उठाए तो कांग्रेस का विरोध नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और क्या कहा, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, नीची जाति का चाय प्रधानमंत्री बनेगा। और ये चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते आज देश बेच रहा है और कहा ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बयान हेल्पी दिया और सुप्रीम कोर्ट में बयान हेल्पी देकर जात आधारित जनगणना को रोकने का काम किया गया। आप जानिए, ये जात आधारित जनगणना कांग्रेस नहीं कराती और बीजेपी के लोग नहीं कराना चाहते, तो हम राजा राम सीताराम जपते रहेंगे तो हमारी जात आधारित जनगणना होने वाली नहीं है। साथियों, तो अभी इसमें मुद्दा लगा, इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। अभी हमारे नेताओं का चेहरा दिखाया जाता है और चेहरा दिखाकर हमारे वोट को लेने का काम करते हैं। हमारे लोग, हमारे समाज के लोग ये भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बहने के बाद ये क्या करते हैं, जाति पहचानते हैं, जाति पहचानते हैं। जब पिटाई होती तब जाति नहीं पहचानते, जब संविधान में संशोधन होता तब जाति की बात नहीं करते, और जब संविधान को बदलने की बात करते तब जाति की बात नहीं करते। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हमारे लोग जाति की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि भैया एक बार आपकी जाति देख ले दिया, दोबारा देखी थे संविधान के बारे में। आप जानिए, वो जाति का नेता है, लेकिन साथियों जब चुन कर जाता है तो पार्टी के लिए काम करता है, क्योंकि टिकट पार्टी देता है और सदन में बोलने का भी अधिकार पार्टी देता है। उसको सांसद हम बनाते हैं, समाज के वोट से चुनकर जाता है, लेकिन सदन में चर्चा उसको नहीं करने दिया जाता। कारण पार्टी उनकी है साथियों, पार्टी उनकी है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि 2024 सामने आ रहा है। अभी कोई भाई साहब बता रहे थे कि हम भारत में 52% हैं, आज हमारी गिनती हो जाए हम 60% के लोग हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाला प्रधानमंत्री हमारा स्वयं का होगा, आने वाला प्रधानमंत्री हमारा स्वयं का होगा और हमारी भी गिनती भी होगी, हमको अधिकार भी मिलेगा। लेकिन अभी जात पात पर वोट देने की जरूरत नहीं है साथियों। अभी क्या है, मुखौटा दिखाया जाएगा और जाति के नेता कमरे में बैठ के समझौता करते हैं, वो कमरे में बैठ के समझौता करते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा के चुनाव में एक नेता ओबीसी का और एमबीसी जाति का, वो नेता क्या कहता है कि अभी दिल्ली में हमारी मीटिंग लगी है, हम दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद तय करेंगे कि राज्यसभा में वोट किसको देना। आप जानिए, वो जाता है उधर और उधर जाने के बाद कमरे में बैठता है और बैठ के समझौता करता है और वोट पुनः बीजेपी के लोगों को देता है। तो कमरे की समझौता को समझने की जरूरत है और अपने वास्तविक नेतृत्व को समझने की जरूरत है, जो आपके हक अधिकार के लिए रोड पे लड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। आज के डेट में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल के कुर्बानी का देन है साथियों, जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो ये इतना बड़ा कारोबार अगर चौधरी विकास पटेल जी खड़ा किए हैं तो पूरे भारत के 22 स्टेट में पिछड़ा वर्ग का संगठन बन चुका है। तो अभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को सिर्फ 4 काम करना है। वो 4 काम क्या करना है? एक काम करना है, दोस्त और दुश्मन की पहचान बताना है, गांव में जाके अपने लोगों को समझाना है, समझाने के बाद उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद सोशल नेटवर्क खड़ा करना है। अभी यहाँ सोनी जी बोले, मैं जितेंद्र राजभर बोल रहा हूँ, यादव जी अभी मुख्य अतिथि हैं, ऐसे मौर्य जी, धर्मेंद्र मौर्य जी बोले। अभी क्या है, एक सोशल नेटवर्क खड़ा करना है, क्योंकि दुश्मन जाति को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर वार करता है। तभी प्रत्येक जातियों को जोड़कर इस मुट्ठी को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके जबड़े पे वार करना है और जबड़ा टूट जाएगा साथियों, ये ध्यान में रखना है। तीसरा काम करना है और चौथा काम क्या करना है कि ओबीसी का ये जो संगठन बना है, भारत में पहली बार चौधरी विकास पटेल जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि ओबीसी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। इससे मोहन भागवत भी डरा हुआ है और मोहन भागवत अभी ओबीसी की बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन साथियों, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का यह संगठन पूरे देश में खड़ा करना, 6 लाख गांव में खड़ा करना है। जिस दिन 6 लाख गांव का संगठन
बनेगा उस दिन ओबीसी प्रधानमंत्री बनने से वंचित नहीं रहेगा, और जिस दिन हमारा शासक होगा उस दिन हमको अधिकार मिलेगा। और साथियों, अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ, जो समाज टिकाऊ होता है, जो समाज टिकाऊ होता है उसका नेता टिकाऊ होता है, जो समाज टिकाऊ होता है उसका नेता बिकाऊ होता है, और जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है उस समाज के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। ये बात समझने की जरूरत है। अभी बिकाऊ लोगों को चयनित करना है, वो पार्टियों से मिलकर टिकट लेते हैं और टिकट की बोली लगाते हैं, और बोली लगाकर सदन में दुश्मन को भेजने का काम करते हैं, और दुश्मन हमारे पिछवाड़े पे लात मारने का काम करता है। तो अभी हमको ये ध्यान में रखना और 4 काम करना है। गांव में समझाना है, उनको जोड़ना है, सोशल नेटवर्क खड़ा करना है, और 6 लाख गांव का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन बनाना है, और संगठन बना के पूरे देश में आगाज करना है कि हमारी जात आधारित जनगणना करो वरना गद्दी खाली करो। जिस दिन आगाज होगा चौधरी विकास पटेल जी दिल्ली से बोलेंगे कि दिल्ली कूच कर जाओ, हम दिल्ली बंद कर देंगे साथियों, और दिल्ली बंद होगा तो हमारी जात आधारित जनगणना भी होगी, हमारा शासक भी बनेगा, और जिस दिन जात आधारित जनगणना होगी उस दिन शासक हमारे लोग होंगे। अभी जात पात के चक्कर में नहीं आना है और ढोंगी नेताओं के चक्कर में नहीं आना है, जो हमारे समाज के मुंडी को गिनाकर बेचने का काम करते हैं उनके चक्कर में नहीं आना है। अभी वास्तविक नेतृत्व तय करना है, तो वास्तविक नेतृत्व पूरे देश में माननीय चौधरी विकास पटेल बेभाव चल रहे हैं और आपको जगा रहे हैं। इनका साथ सहयोग आप लोग करिए और अपना बड़ा संगठन खड़ा करिए पूरे देश में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आप लोग मुझको सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय।